हेलो एवरीवन, फाइनली जो आपका वेट था वो ओवर हो चुका है और जेई ने अपना एडवांस का पेपर रिलीज कर दिया है। तो आज हम यहाँ पे आपके सामने आए हैं जेई एडवांस का पेपर 2020 का मैथ्स का पहला पेपर लेकर के। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम बात करने जा रहे हैं जेई एडवांस 2020 पेपर 1। ठीक है, पहला क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है वो एक क्वाड्रेटिक का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया था। कैलकुलेशन थी, बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन थी। पहला क्वेश्चन इतना आसान, खुशी मिली होगी जब आपने किया होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, आइए उसकी बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 2020 इक्वल्स टू 0। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्रेम्ड क्वेश्चन है। क्यों फ्रेम है उसका लॉजिक भी आपको दिख रहा होगा। फ्रेम होने का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन तो यही है, क्योंकि जो पेपर ने जिस कंडीशन में दिया है 2020 लिखा हुआ है, 2020 में क्वेश्चन हो रहा है। इसके दो रूट दे रखे उसने, एक दे रखा उसने ए है और एक बी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं सम ऑफ रूट की बात करूंगा तो आई विल गेट द वैल्यू a प्लस बी, दैट विल बी कम आउट टू बी माइनस का 20, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करूंगा a इंटू बी, दैट विल बी कम आउट टू बी माइनस 2020। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी क्वाड्रेटिक दे रखी है। सिमिलरली एक और क्वाड्रेटिक दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 2020, दैट विल बी इक्वल टू 0, और इसके रूट दिए गए c और d। तो यहाँ से अगर मैं सम ऑफ द रूट्स की बात करूंगा तो c प्लस d, दैट विल बी कम आउट टू बी 20, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करूंगा c इंटू d, दैट विल बी कम आउट टू बी 2020। ठीक है, उसने आपसे क्या पूछा है, उसने पूछा था द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। वो एक्सप्रेशन है ac टाइम्स ऑफ a माइनस सी प्लस का ad टाइम्स ऑफ a माइनस डी प्लस का bc टाइम्स ऑफ b माइनस सी और प्लस का bd टाइम्स ऑफ b माइनस डी। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, फटाफट करते जा रहे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई गेट द वैल्यू a स्क्वायर सी, यहाँ से मिलेगा a स्क्वायर डी, तो a स्क्वायर कॉमन ले लिया, c प्लस डी आ गया। ठीक है, ऐसे मिलेगा ac स्क्वायर और ऐसे मिलेगा bc स्क्वायर। तो यहाँ से प्लस का c स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा, सॉरी माइनस का c स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा a प्लस बी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से मिलेगा a स्क्वायर डी, यहाँ से निकलेगा b स्क्वायर डी, डी कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैलकुलेशन चेक कर लेना कहीं गलत ना हो रही हो। और ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट एक्सप्रेशन का ओपन करेंगे। मैं एक बार फिर से इसको दोबारा लिख देता हूँ। कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान से करते हैं। तो पहला टर्म आ जाएगा अपने पास a स्क्वायर सी माइनस का ac स्क्वायर, अगला टर्म आ जाएगा a स्क्वायर डी माइनस का ad स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा b स्क्वायर सी माइनस का bc स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा b स्क्वायर डी माइनस का bd स्क्वायर। ठीक है, जो जो कॉमन निकले कॉमन निकाल लेते हैं। a स्क्वायर c बैठा हुआ है, बी स्क्वायर सी बैठा हुआ है, तो यहाँ से कॉमन निकाल लिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अंदर आ गया c। अब यहाँ से देखिएगा ध्यान से, इस वाले एक्सप्रेशन से और इस वाले एक्सप्रेशन से भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बन जाएगा c प्लस डी। सिमिलरली यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ac स्क्वायर और bc स्क्वायर से तो a प्लस बी कॉमन आ जाएगा, माइनस का c स्क्वायर आ जाएगा, और ad स्क्वायर माइनस bd स्क्वायर से तो माइनस का c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर आ जाएगा। सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab टाइम्स ऑफ c प्लस डी माइनस का a प्लस बी टाइम्स ऑफ c प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस का 2cd। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। a प्लस बी का होल स्क्वायर 400 आ जाएगा, माइनस का 2ab मतलब प्लस का 4040 हो जाएगा, c प्लस डी मतलब 20 हो जाएगा, माइनस का a प्लस बी माइनस 20 हो जाएगा, c प्लस डी का होल स्क्वायर दैट इज 400 हो जाएगा, माइनस का 4040 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, सिंप्लीफाई करके जो एक्सप्रेशन जो वैल्यू आ जाएगी हो जाएगी 16,000। इसके करस्पॉन्डिंग जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज कम आउट टू बी आंसर नंबर डी।
तो अगर मैं जेई एडवांस की फ्रेम में बात करूँ इस क्वेश्चन का क्या लेवल होना चाहिए सर, तो मेरे हिसाब से एक इजी लेवल का क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपने पास किस चीज पे था? ओके, फंक्शन के 1 1 और ऑन टू के बारे में बात करने के लिए हमसे कहा गया था। तो ये फंक्शन दिया गया था f(x) इज इक्वल टू mod x इंटू एक्स माइनस का साइन एक्स। हमें चेक करना था ये फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है क्या नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, उसके करस्पॉन्डिंग अपन चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, x की जगह पे -x रख करके f ऑफ -x चेक करना चाहा। क्यों चेक करना चाहा भाई? अरे इसलिए चेक करना चाहा कि अगर फंक्शन ऑड इवन आ जाएगा तो हमें सिर्फ आधे पे काम करना पड़ेगा, आधा रिस्पेक्टिव आ जाएगा। इवन फंक्शन आ गया तो इमीडिएटली मैन इवन बोल देंगे, ऑड आ गया तो फिर हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने इसको ओपन किया तो f ऑफ -x शुड बी इक्वल्स टू x आ गया, मॉड के साथ खुलेगा और माइनस माइनस बाहर आ जाएगा और अंदर बन जाएगा x माइनस साइन एक्स। यानी एक्चुअली में यहाँ से f ऑफ -x इज इक्वल्स टू माइनस fx आ गया और f ऑफ -x अगर -fx के बराबर आ गया तो भाई फंक्शन हमारा यहाँ से ऑड हो गया। अब अगर एक फंक्शन ऑड है तो भाई हम ये कमेंट तो कर ही नहीं सकते हैं कि फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा या मैनी वन होगा या 1 1 होगा। क्लियर? ठीक, फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन था? फंक्शन R से R डिफाइन था। ठीक, हम अपने को फंक्शन के नेचर को रीड करना था कि फंक्शन किस टाइप का फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा, फंक्शन किस टाइप का होगा उसको चेक करना था अपने को। तो अपन ने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करके नेचर चेक करना चाहा, खाली x पॉजिटिव के लिए फंक्शन को रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो x पॉजिटिव के लिए अगर मैं fx की बात करूंगा तो बनेगा x इंटू एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे, f डैश x आ जाएगा, x टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस x आ जाएगा और प्लस का x माइनस साइन एक्स आ जाएगा। आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ से आपको दिख गया f डैश x पॉजिटिव होगा। अगर f डैश x पॉजिटिव होगा तो f हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और अगर f हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, अगर f हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो यहाँ से अगर हम इस फंक्शन के नेचर को रीड करते, 0 पे 0 वैल्यू लेगा तो ये कुछ ऐसा नेचर ले रहा होता, ये f(x) का ग्राफ आ जाता, ऑड भी है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है। इस ग्राफ से अगर मैं बोलूंगा तो इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो ऑल रियल आएगी क्योंकि कोडोमेन के बराबर होगी, और ग्राफ से दिख रहा है फंक्शन 1 1 फंक्शन होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो फंक्शन कंक्लूड करके आएगा आंसर, करेक्ट आंसर वो हो जाएगा आंसर सी, कि फंक्शन 1 1 भी होगा और फंक्शन ऑन टू होगा, बोथ 1 1 एज वेल एज ऑन टू, आंसर सी। ठीक है, चलिए भाई, तो अगर मैं इस क्वेश्चन के लेवल की बात करूंगा कैसा लेवल होगा इस क्वेश्चन का, तो मैं तो इसको बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, शीट वगैरह में भी, टेस्ट में भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलते रहते हैं। ठीक है, तो इजी में कैटर करना चाहेंगे पर इजी, इसको इजी में कैटर कर सकते हैं। ओके देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन भाई? ओके, एरिया का क्वेश्चन दे रखा है, इसमें फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं पहले तो fx को। तो fx आपके पास इस तरीके से डिफाइंड होगा कि x अगर 1 से बड़ा होगा तो इसका नाम होगा e की पावर x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1, और x अगर 1 से छोटा होगा तो ये 0 हो जाएगा। gx उसने आपको दे रखा है 1/2 e की पावर x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1। ठीक है, fx gx आ गया, इसको ड्रॉ करना है और एरिया के बारे में बात करनी है, तो आइए इसके एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। 1 तक fx अगर आप 0 रहेगा मतलब 0 रहेगा, 1 के आगे जाओगे तो कुछ इस टाइप से नेचर ले रहा होगा f। ये t प्लस 1/t/2 लिखा हुआ है, मतलब ये हमेशा 1 से बड़ा होगी क्योंकि क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, तो उसका जो नेचर आएगा कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, यूं वर्टेक्स यहाँ पे आएगा इसका, तो जो करस्पॉन्डिंग एरिया आएगा बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो ये एरिया आ जाएगा रिक्वायर्ड। तो एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए होगा, एक ये हमको पता ही हुआ है, ये f का ग्राफ है और ये नीचे वाला g का ग्राफ है। तो सबसे पहले हम आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकल के आएगा? तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों कर्व को इक्वेट कर दो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, ज्यादा लंबा ग्राफ खींच नहीं रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो f इज g कर दिया, तो e की पावर x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1
शुड बी इक्वल्स टू 1/2 e की पावर x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 1 प्लस ln√3। डायरेक्ट सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो हो जाएगा 1 प्लस ln√3। अब रिक्वायर्ड जो एरिया बनेगा अपने, वो बनेगा इंटीग्रल 0 to 1 कर्व g वाला g dx, ठीक है, प्लस 1 से 1 प्लस ln√3 अपर माइनस लोअर, मतलब g माइनस f टाइम्स ऑफ dx। सब की वैल्यूज रख देते हैं, इंटीग्रल 0 से 1, g मतलब ये वाला कर 1/2 e की पावर x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 टाइम्स ऑफ dx, प्लस का 1 से 1 प्लस ln√3 1/2 e की पावर x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 माइनस f मतलब e की पावर x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 टाइम्स ऑफ dx। इंटीग्रेट कर लीजिएगा, तो यहाँ से जो सॉल्व करके इससे सिंप्लीफिकेशन करके आंसर आएगा वो आएगा e की पावर -1/2 प्लस 2 माइनस √3। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आंसर ए। अगर बात करूं इस क्वेश्चन के लेवल की, तो मैं इस क्वेश्चन के लेवल को मीडियम भी दे सकता हूं, टफ भी दे सकता हूं, दोनों ऑप्शन है। मीडियम इसलिए कि जो लोग इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, जो लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे सॉरी इजीली, उनके लिए मीडियम है। टफ इनके लिए जो इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। बाकी तो डिफाइनिंग है, पॉइंट ऑफ डायरेक्शन है, ठीक ठाक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए बी एंड लैम्डा विद अ पॉजिटिव रियल नंबर, सपोज पी द एंड पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। तो आपको एक पैराबोला दे रखा है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 लैम्डा x, इसके लेटेस्ट रेक्टम का वन ऑफ द एंड हो गया, ठीक है, दैट विल बी लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा, लैम्डा कॉमा -2 लैम्डा भी हो सकते, ध्यान रखना। एंड सपोज द एलिप्स पासेस थ्रू द पॉइंट P, एलिप्स दे रखा है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पासेस P, तो मतलब लैम्डा स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस का 4 लैम्डा स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इक्वेशन 1 डाल के छोड़ दिए, ठीक है। इफ द टेंजेंट टू द पैराबोला एंड द एलिप्स एट द पॉइंट P आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला एट P इंटू स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द एलिप्स एट P, दोनों आपस में परपेंडिकुलर, तो -1 हो जाएगा। देन द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, ई बताना है, ठीक है। तो पैराबोला का स्लोप आ जाएगा यहाँ से 2 लैम्डा बाई x, सॉरी बाई y, मतलब 2 लैम्डा इंटू एलिप्स का स्लोप आ जाएगा, सॉरी माइनस का b स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू, सब इंटू में चल रहा है, इंटू b स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू x बाई y का मतलब हो गया लैम्डा बाई 2 लैम्डा, दैट विल बी इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो 2 लैम्डा से 2 लैम्डा कट जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, b स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा। एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स की बात कर रहा है वो, तो बन जाएगा √1 माइनस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, ठीक है, दैट विल बी 1 माइनस 1/2, तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 1/√2, ठीक है। बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन में काउंट करूंगा मैं इसको। रैंकिंग वाइज अगर मैं बात करूंगा तो इजी में इसको इंटरप्रेट करेंगे, करस्पॉन्डिंगली जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आंसर नंबर ए, ठीक है। तो एक इजी क्वेश्चन है जिसका आंसर ए रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब आंसर ए आएगा। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा है? ओके, 5 इज अ सिंपल बट गुड क्वेश्चन। इसको मैं मीडियोकर भी दे सकता हूँ, इसको मैं टफ भी दे सकता हूँ, काफी कुछ रिजेंबल करता हुआ क्वेश्चन है क्लास नोट्स में। तो पहली चीज तो बात कर रहे हैं C1 विद द 2 बॉयज, C1 एंड C2 विद द 2 बॉयज कॉइन, ठीक है। तो अगर C1 के रिजल्ट रिस्पेक्ट में हेड आएगा, हेड फ्रॉम C1, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी है सिंगल टॉस इज 2/3, टेल ऑन C1 इज 1/3। ऐसे C2 के रिस्पेक्ट में हेड आएगा अगर C2 से, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1/3, और टेल आया होगा C2 से, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 2/3। अल्फा क्या है और बीटा क्या है? अल्फा क्या है, बीटा क्या है? अल्फा इज द नंबर ऑफ हेड दैट अपीयर व्हेन C1 is tossed twice,
इंडिपेंडेंटली, 2 बार C1 उछाला गया तो अल्फा हेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली बीटा C2 से जो हेड साइन इनको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसने बोला एक क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स रियल एंड इक्वल है। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं तो डी 0 होता है, डी 0 होता है अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 बीटा होता है। आप क्वेश्चन को समझना अच्छे से, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ पूरे क्वेश्चन को। 2 कॉइन से हेड आएगा टेल आएगा, हेड आएगा टेल आएगा, रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी होगी। अल्फा अगर सिक्के को 2 बार उछाला गया और जितनी बार हेड अपेयर हुआ वो अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली C2 सिक्के को उछाला गया, जितनी बार उछाला गया, 2 बार उछाला गया सॉरी, जितनी बार हेड आएगा वो B2 को बीटा रिप्रेजेंट कर रहा है और अल्फा बीटा में रिलेशन है। तो अगर मैं इस रिलेशन को कंपेयर करता और अल्फा बीटा को ऑर्डर पेयर के बारे में सोचता तो एक ऑर्डर पेयर है तो 0 0 आता या फिर 2,1 आता। चेक करो, और कुछ नहीं आता। नेगेटिव हो नहीं सकता, नंबर ऑफ कॉइन्स की बात कर रहा है तो अल्फा और बीटा हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे या फिर 0 होंगे, नेचुरल नंबर या फिर मतलब बेसिकली होल नंबर होंगे। ये आप बोल सकते हो कि अल्फा बीटा हमारे होल नंबर होंगे। तो मान लो कोई इवेंट था, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर हमें लिखनी है, ठीक है, तो एक बार भी हेड ना है और एक बार भी टेल ना है, दोनों कॉइन्स को उछाला गया है 2 बार, ठीक है। तो 2C0 हेड नहीं आया, मतलब टेल आया 1/3 की पावर 2 इंटू 2C0 हेड नहीं आया, मतलब टेल आया 2/3 की पावर 2, या फिर 2C2 हेड आया 2/3 की पावर 2, 2C1 टेल आया हेड आया सॉरी, तो 1/3 इंटू 2/3, ठीक है। पूरी कैलकुलेशन कर लेना, सिंप्लीफाई कर लेना, 20/81 आ जाएगा 20/81। मैं फिर से रिपीट करो, इस इवेंट को समझना अच्छे से। ये वाले सिक्के को दिया गया 2 बार में और एक बार भी हेड ना आए, मतलब हर बार टेल आए तो 2C0 हेड नहीं आया 1/3 की पावर 2, ठीक है। दूसरे सिक्के को छाला गया, एक बार भी हेड नहीं आया 2C0 टेल आया 2/3 की पावर 2, 2C2 दोनों बार हेड आ गया 2/3 की पावर 2, एक बार हेड आ गया 1/3 की पावर 1 एंड 2/3 की पावर 1। करेक्ट है। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट विल बी कम आउट टू बी आंसर बी। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा सर आप इस क्वेश्चन को किस में देते हो, मैं इसको मीडियम में भी दे सकता हूँ, मैं इसको टफ में भी दे सकता हूँ। मीडियम इसलिए जिसको समझ में आ जाए और टफ इसके लिए जिसको समझ में ना आए। ये समझ में आने के बाद भी आंसर निकाल लेना इट्स नॉट एन इजी टास्क, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब भाई 6 क्वेश्चन, छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या कहता है हमसे कि, तो छठा प्रश्न हमसे कहता है कंसीडर ऑल द रेक्टेंगल्स लाइंग इन द रीजन दिस थिंग, all having one side on the x-axis, the area of the rectangle which has the maximum perimeter among all such rectangles is, ठीक है। अब दे रखा है 2 sin 2x, तो 2 sin 2x का ग्राफ बना दिया। ठीक है, एक रेक्टेंगल इसमें जनरेट कर दिया, इसके साइड्स को ए और बी मान लिया, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। तो उसने बोला ये एरिया मैक्सिमम देगा, नहीं एरिया क्या होगा जब पेरीमीटर इसका मैक्सिमम होगा। तो पेरीमीटर की बात कर लेते हैं, पी से लिख देते हैं 2a + 2b आ जाएगा, ठीक है। फिर वहां से हम एरिया निकाल लेंगे, पेरीमीटर को मैक्सिमाइज करेंगे, फिर यहाँ से एरिया आ जाएगा। एरिया कुछ नहीं होता, a × b होता है। 2 अननोन चल रहे हैं, एलिमिनेट करना स्टार्ट करते हैं अननोन्स को। ठीक है भाई, तो ये हाइट और ये हाइट सेम होगी, तो इसके और इसके वाई कोऑर्डिनेट इक्वेट कर देता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ। दोनों के वाई कोऑर्डिनेट इक्वेट करो, पहले वाले का वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, कर्व का नाम था 2x sin 2x ना, 2 टाइम्स ऑफ sin 2x सॉरी 2 टाइम्स ऑफ sin 2x। दूसरे वाले कर्व का हाइट हो जाएगी 2 टाइम्स sin 2x + a, ठीक है। यहाँ से दिख ही रहा होगा आपको कि 2x + 2x + a इज इक्वल टू पाई, सॉरी 2a इक्वल्स टू पाई होगा, तो कट ही जाएगा। sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे तो यहाँ से a इज इक्वल टू आ जाएगा, इनफैक्ट 2a इज इक्वल टू आ जाएगा पाई - 4x और a इज इक्वल टू आ जाएगा पाई/2 - 2x, ठीक है। तो पेरीमीटर का बन गया, 2a की वैल्यू हो गई पाई - 4x
और प्लस सॉरी 2b, b मतलब ये हाइट मतलब ये 2 sin 2x, तो 2 sin 2x, ठीक है। पैरामीटर का फंक्शन ऑफ x बना दिया मैंने, इसको डिफरेंशिएट कर दिया dp बाई dx करके, कैलकुलेट द वैल्यू -4 प्लस का 8 इंटू कॉस 2x, ठीक है। तो यहाँ से 8 बाहर निकाल दिया तो cos 2x आ गया और माइनस का 1/2 आ गया, साइन चेन लिख दिया p डैश का, क्रिटिकल पॉइंट आ गया π/6, cos 2x हाफ है मतलब 2x हो गया π/3 और x हो गया π/6, करेक्ट है। और हमको देखना कहाँ से कहाँ तक था, 0 से π/2 के बीच में, तो पॉजिटिव नेगेटिव ग्राफ इंक्रीज करके डिक्रीज करेगा, मतलब p मैक्सिमम होगा, पैरामीटर मैक्सिमम होगा कब होगा, एट x इज इक्वल टू π/6 पे, और एट x इज इक्वल टू π/6 पे साइड्स निकाल दो, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा π/2 माइनस का 2x, तो π/3, एंड b इज इक्वल टू आ जाएगा 2 sin 2x, तो 2 sin 2x मतलब π/3, तो 2 sin π/3, तो a आ गया, b आ गया। मैक्सिमम एरिया की बात करें, दोनों को यूज कर लो, तो a का मतलब हो गया π/6 मल्टीप्लाई बाई, b का मतलब हो गया 2 इंटू साइन π/3 √3/2, तो अल्टीमेटली आ गया π/2 √3, तो करस्पॉन्डिंगली करेक्ट आंसर आ गया आंसर सी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, एक फंक्शन हमें दिया है विच इज डिफाइंड फ्रॉम ऑल रियल टू ऑल रियल एंड द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन इज गिवन x³ - x² + x - 1 into sin x. What I have done is I have taken x² कॉमन, x - 1 आएगा उसको कॉमन ले लिया, तो फंक्शन इस टाइप से लिख लिया, x² + sin x into x - 1. gx भी एक फंक्शन है जो r से r डिफाइंड है ना, और हमें वो gx कोई भी एक आर्बिट्री फंक्शन है, एक नया फंक्शन fx into gx डिफाइन किया गया, मैंने उसे hx मान लिया, fx into gx, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर ट्रू, ठीक है। तो हम ए ऑप्शन देखते हैं बेटा। सबसे पहले हमें कह रहा है कि gx x = 1 पर कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x = 1 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ लिमिट एट x = 1, दैट इज राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, ये गिवन है। तो वो पूछ रहा है कि क्या ये जो नया फंक्शन इनके प्रोडक्ट से बनाया था क्या वो डिफरेंशिएबल होगा। लेट अस चेक। डिफरेंशिएबल होने के लिए राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमें निकाल के देखने होंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव h-1 प्लस लिमिट h अप्रोच 0, x की जगह 1 प्लस जो है हम 1 पर चेक कर रहे हैं, तो x की जगह f of 1 plus h, बेसिकली h of 1 plus h, तो 1 plus h होल स्क्वायर प्लस साइन 1 plus h, 1 plus h रखूंगा तो 1 कटेगा, h बचेगा, ठीक है ना, इंटू g of 1 plus h इंटू g of 1 plus h अपॉन h माइनस h of 0। नाउ h of 0 आप चेक करोगे तो 0 आएगा बेटा, वो है ना, x को 0 और साइन 0 0 हो जाएगा, तो अपॉन h। सो यू कैन इजीली सी दैट ये h से h जो है हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और अब लिमिट लगाएंगे तो ये h 0 जाएगा, तो ये 1 को टेंड करेगा, ये साइन 1 को टेंड करेगा, और ये वाली वैल्यू g of 1 को करेगी, क्योंकि लिमिट h अप्रोच 0 g of 1 plus h जो है वो g1 के बराबर है। So the value of h-1 plus comes out to be 1 plus sin 1 into g1. Similarly, I will find the value of h-1 minus x की जगह now input 1 minus h, तो 1 minus h whole square plus sin 1 minus h, 1 minus h से कट जाएगा तो minus h into g of 1 minus h minus h of 0, again that is 0 upon minus h. So ये minus h से minus h cancel हो गए, and then we put limit as h approaches 0, so it becomes 1 plus sin 1 into g of 1, क्योंकि again limit h approaches 0, g of 1 minus h is again equals to g of 1, so I can write it as g of 1. So you can see that h-1 plus and h-1 minus are equal, so that means the function is differentiable. So that means A is a correct option. अब देखो A अगर सही आ गया, तो अगर मैं आपसे बोलूं C ऑप्शन को ध्यान से देखो, तो C में लिखा हुआ है G is differentiable at x equals to 1. अब बेटा अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल्स टू 1, दैट मींस वो कंटिन्यूअस तो होगा ही x इक्वल्स टू 1 पर, और अगर वो कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअसटी के साथ हम ए ऑप्शन तो ऑलरेडी चेक कर ही चुके हैं कि g अगर कंटिन्यूअस है 1 पर बिकॉज इट्स डिफरेंशिएबल, सो f इंटू जी भी डिफरेंशिएबल होगा, दैट इज ट्रू। तो दैट मीन्स सी ऑप्शन तो करेक्ट होना ही होना है, ठीक है। अच्छा, बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, वो कह रहा है एफ एक्स इंटू जी एक्स डिफरेंशिएबल है x इक्वल्स टू 1 पर, है ना, एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो g कंटिन्यूअस होगा। अब देखिए एफ एक्स इंटू जी एक्स अगर डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 1 पर, तो इसका मतलब इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे बेटा, इसको और इसको जो है हम इक्वेट करेंगे लिमिट लगाने के बाद।
तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 प्लस साइन 1 G1 और 1 प्लस साइन 1 G1 जो है दोनों इक्वल है, डिफरेंशिएबल है, करेक्ट है, ठीक है। तो इससे हम ये कैसे बोले कि जी फंक्शन कंटिन्यूअस है, उल्टा बोलना, क्योंकि सिर्फ हमारे पास कंडीशन ये नहीं आ रही कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर है, ऐसा कहीं हम नहीं बता पा रहे, तो हम बी ऑप्शन जो है कंफर्म सही नहीं कह सकते, और बी नहीं कह सकते तो डी को भी हम करेक्ट नहीं कह सकते। तो इसलिए इसके जो करेक्ट आंसर होंगे वो होंगे ए एंड सी ऑप्शन। Okay students, now we will see question number 8. In this we have been given a matrix M, which is a 3 cross 3 matrix, and it's invertible. That means its determinant is not 0 and it is made with real entries, and I is a identity matrix of order 3, और एक हमें matrix equation दे रखी है, M matrix का inverse is adjoint of M. So we have to check which of the following options are correct. So what I have done here is I have pre-multiplied on both sides with adjoint of M. So it becomes adjoint M into M inverse is equals to adjoint M into adjoint of adjoint M. ठीक है? Now using this property that किसी भी मैट्रिक्स A को उसके adjoint से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो we get determinant of A into identity matrix. तो यहाँ अगर आप देखो बेटा, adjoint M को अगर मैं A मान लूँ तो क्या ये A into adjoint A लिखा हुआ है बेटा? A into adjoint A को मैं using this I can write as determinant of adjoint M into identity matrix. Now I hope you know the formula of determinant of adjoint of A, that is determinant A की power n minus 1. Now because it is 3 cross 3 matrix, so this becomes determinant M का whole square into identity matrix. Now taking determinant on both the sides, determinant of A into B is determinant A into determinant B, so determinant of adjoint M into determinant of M inverse is equals to determinant of M square identity matrix. Now I is a 3 cross 3 matrix, so M square will be multiplied in every row, every single element of that identity matrix. So we will take M square common from every row, तो 3 बार बाहर आएगा बेटा, है ना? तो M square it becomes M की power 6, determinant M raised power 6, and determinant of identity matrix is 1. What is determinant of M inverse? That is 1 upon determinant of M. So that 1 upon determinant of M को cross multiply किया तो this becomes determinant of M की power 7. And determinant of adjoint M is determinant M square. Now taking M square common, I'll get determinant M की power 5 minus 1 0. ये 0 हो नहीं सकता भाई, क्योंकि M is invertible. क्वेश्चन में given है तो इसका determinant 0 नहीं. So from here we'll get the determinant of M is 1. Right? Now after getting this determinant of M as 1, if I put this in equation 1, determinant M is 1, I'll get adjoint M into M inverse is an identity matrix. Now I have post multiplied by M on both the sides. So M inverse into M is identity matrix, and adjoint M into identity matrix is adjoint M, becomes M. Adjoint M is equals to M. Now I again want to make use of this property. So for that I am multiplying by M on both the sides. M matrix. So M into adjoint M is equals to M square. And what is M into adjoint M? That is determinant M into identity matrix, and the value of determinant M is 1. So from here, I am getting that M square is an identity matrix. Now, if M square is an identity matrix, that doesn't mean M is an identity matrix. So if you check options, M square is an identity matrix. It's written in option number C. A option confirm हम नहीं कह सकते हैं भाई कि M identity है, but हाँ M square identity है. अब हम जो है अच्छा, और एक determinant M की वैल्यू 1 आ गई, तो determinant M की वैल्यू 1 ये लिखा है B ऑप्शन के अंदर, तो B ऑप्शन भी हमारे लिए करेक्ट हो गया. अच्छा, अब using this equation, if I square on both the sides, adjoint M का square will be M square, and M square is what? Identity matrix. So adjoint M का square is an identity matrix also. So that is written in option number D. So the correct answers for this question are option B, C and D. ठीक है भाई? Okay, question number 9, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है. एस हमें एक सेट दे रखा है, सेट बी ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स विच सेटिस्फाइज मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 1. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू. अब हमें इनइक्वालिटीज ऑप्शंस के थ्रू चेक करनी कौन कौन सी सही है. तो यूजिंग ट्राइंगल इनइक्वालिटी, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2. तो मैंने क्या किया बेटा, इसको अगर अंदर में परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 का मॉड जो है वो 1 दिया हुआ है, इसे मैं z1 मानूं और इसे z2 मानूं, ठीक है ना. और यूजिंग दिस इनइक्वालिटी, सो मॉड z1 प्लस z2, this is always less than equals to what? Mod z1 plus mod z2, that is mod of z plus half का whole square plus mod of 3/4, that is just 3/4. So mod z plus 1/2 का whole square is always greater than equals to 3/4, उधर ले जाओ तो 1/4. So mod z plus half is always greater than equals to half. तो बेटा A और C ऑप्शन में यही दोनों चीजें लिखी हुई हैं, इसका मतलब यहाँ से हमारे पास C ऑप्शन जो है वो तो करेक्ट आ ही गया.
अच्छा, अब हमें एक बी ऑप्शन चेक करना है, मॉड z इज लेस देन इक्वल टू 2 और नॉट. So again I am using the triangle inequality, but now I will be using this part. Mod of z1 minus z2 is always less than equals to mod z1 plus z2. तो मैंने क्या किया बेटा, इसमें z स्क्वायर प्लस z को कंबाइन कर लिया है ना. इसको मैं z1 मान लेता हूँ और इसको z2 मान लेता हूँ. सो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड z1 माइनस मॉड z2. ठीक है. नाउ मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर प्लस z, ठीक है, दिस बिकम्स मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर प्लस z माइनस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. इसकी वैल्यू 1 दे ही रखी है हमें क्वेश्चन में. इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1 को उधर ले जाओ तो मॉड ऑफ z स्क्वायर प्लस z इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 2. अगेन यूजिंग द सेम इनइक्वालिटी, इसी का मैं वापस से यूज करूँ तो आई कैन राइट दैट मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर प्लस z इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ मॉड z स्क्वायर माइनस मॉड z. ठीक है ना. इसको z1 इसको z2 मान लूँ तो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड z1 माइनस मॉड z2 का मॉड. ठीक है. तो इससे नाउ दिस वैल्यू इज, अब ये खुद 2 से छोटा था और ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से, मतलब ऐसे मानो x इज लेस देन y एंड y इज लेस देन z, तो मतलब x इज लेस देन z हो गया ना बेटा. तो x इज लेस देन इक्वल टू z मैंने लिख लिया. अगर मैं मॉड z को r मानूं तो मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, r स्क्वायर माइनस r माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0. इनइक्वालिटी सॉल्व करने पे आई विल गेट दैट r इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन माइनस 1. अब r मॉडुलस से नेगेटिव तो नहीं सकता, दैट मीन मॉडुलस s इज मॉडुलस z इज लेस देन इक्वल टू 2. तो ये किस ऑप्शन में लिखा बेटा, बी ऑप्शन. अब वो कह रहा है सेट S जो था इसको कंटेन करने वाला जो सेट है उसमें सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स होंगे. ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, मॉड z लेस देन 2 एंड मॉड z प्लस हाफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ. तो ये एक सर्कल की आर्क को सेटिस्फाई करेगा और ये भी जो है एक सर्कल के बाहर वाला रीजन. तो सिर्फ 4 ही पॉइंट्स होंगे ऐसा तो जरूरी नहीं. देयर कैन बी इन्फिनाइट ऑफ सच पॉइंट्स जो इन दोनों को सेटिस्फाई करके आ रहे होंगे. इसलिए डी ऑप्शन जो है इसका गलत होगा. सो द करेक्ट ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन आर बी एंड सी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 एसओटी का क्वेश्चन है बेटा और हाफ एंगल फॉर्मूला से रिलेटेड है, नॉट दैट मच टफ. अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, हमें एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल दिया है, एंगल्स एक्स के एंगल के ऑपोजिट एक्स साइड, वाई के ऑपोजिट वाई, जेड के ऑपोजिट जेड, जैसे कि नॉर्मल स्टैंडर्ड ट्राइंगल में होता है वैसा हमें दे रखा है. उसके अलावा एक इक्वेशन दी है tan x by 2 plus tan y by 2 is 2y upon x plus y plus z. Then we have to check which of the following options are true. So we have used the half angle formula of tan x by 2 delta upon s into s minus a. A means x angle है तो x. Tan z by 2 is delta upon s into s minus z. 2y upon x plus y plus z. Now x plus y plus z by 2 is semi-perimeter, that is s. So I have cancelled s from both the sides. ये 2 के साथ taken delta common and LCM ले लिया तो x minus x into x minus z is 2s minus x minus z equals to y. Now 2s minus x minus z is y, so this term gets cancelled with this. So we get delta is equals to s minus x into s minus z. अब अगर मैं इसमें बेटा s into s minus y से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो यहाँ न्यूमरेटर में डेल्टा स्क्वायर लिखा हुआ है तो बेटा ये पूरा कैंसिल हो गया, डेल्टा बचेगा. सो आई एम गेटिंग डेल्टा अपॉन s into s minus y is equals to 1. This is nothing but tan y by 2 is equals to 1. That means y by 2 is pi by 4 और y angle comes out to be pi by 2. That means this is a right angle triangle. ये हमें पता चल गया y पर this is a right angled triangle. So one relation that we'll get is y square is equals to x square plus z square by Pythagoras theorem, and also angle y का sum will be equals to angle x plus angle z. हो गई बेटा, x plus z का सम भी जो है 90 डिग्री होगा. तो अगर आप ऑप्शन देखो y इक्वल टू x plus z तो यहाँ से हमें एक b ऑप्शन तो जो है कंफर्म सही दिख रहा है. अच्छा, a में लिखा हुआ है 2y इज इक्वल टू x plus z. अब 2y जो होगा वो पाई हो जाएगा तो पाई जो होगा वो x plus z के सम के बराबर तो हो ही नहीं सकता है, नॉट ट्रू. अच्छा, डी ऑप्शन जो है वो भी देखो बहुत सिंपल है. आपको उसमें दिख रहा है एक्स स्क्वायर साइड का एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो अगर मैं आपसे कॉस ऑफ y निकालने को पूछूं तो क्या फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xz होगा. और क्या इसकी वैल्यू 0 होगी क्योंकि एंगल y जो है वो 90 डिग्री है. तो इसका मतलब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 होगा बेटा. तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया. इसकी वैल्यू हमें ऑप्शन डी में एक्स जेड दे रखी है विच इज नॉट ट्रू. अब हमारे को सी ऑप्शन जो है वो चेक करना बचता है कि क्या वो ट्रू है या नहीं. तो सी ऑप्शन में हमें tan x by 2 की वैल्यू चेक करनी है. ओके, tan ऑफ x by 2. tan x by 2 का फॉर्मूला डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस एक्स. अच्छा, डेल्टा इज एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल.
तो दिस इज 90 डिग्री, आई कैन राइट एज हाफ एक्स इंटू जेड, हाफ एक्स इंटू जेड अपॉन, अच्छा व्हाट इज एस, एस इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2 एंड एस माइनस एक्स विल बी वाई प्लस जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, तो एक 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा. दिस इज 2xz अपॉन, इफ यू एज्यूम y प्लस जेड एज वन टर्म, so y प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा बेटा हमारे पास. सो दिस बिकम्स 2xz है, ऊपर है ना 2xz. सो 2xz अपॉन y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2y, ये मैं गलत लिख रहा हूँ बार बार, 2yz माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. हमारा आंसर डिनोमिनेटर में जो है y और z की टर्म्स में, तो हमें एक्स स्क्वायर को हटाना है. तो फ्रॉम यूजिंग दिस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर को क्या वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर लिख सकता हूँ. तो रिप्लेसिंग एक्स स्क्वायर है, माइनस वाई स्क्वायर कट जाएगा और जेड स्क्वायर ऐड हो जाएगा. तो 2xz अपॉन 2z स्क्वायर plus 2yz. You can cancel 2z from the numerator and denominator. So x upon z plus y. शायद C ऑप्शन देखें तो आपको यही लिखा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब इसका C ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट है. So the correct answers for this are coming out to be B option and C option. D is wrong and A is of course wrong. Okay. 3D का क्वेश्चन है बेटा, इसमें हमें गिवन है 2 straight lines L1 and L2. Then there is another line L. Suppose the line L lies in the plane containing L1 and L2. L1 L2 के ही प्लेन में है और इन्हीं के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है. तो सबसे पहले मैंने क्या किया भाई, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में सॉल्व कर सकता हूँ. तो मैंने मान लिया ये लैम्डा और ये म्यू के बराबर है, तो इससे x कोऑर्डिनेट आया लैम्डा प्लस 1 और इसका x कोऑर्डिनेट आया माइनस 3 म्यू प्लस 1. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे उनके x y z दोनों लाइन्स के सेम होंगे. तो इक्वेट करता जा रहा हूँ, y इक्वेट किया तो माइनस लैम्डा इक्वल टू माइनस म्यू, से लैम्डा और म्यू इक्वल आ गए भाई. अच्छा, यहाँ से 1 से 1 कट गया था और लैम्डा म्यू इक्वल है, तो इसका मतलब 4 लैम्डा 0 तो लैम्डा 0 और लैम्डा 0 तो म्यू भी 0 है. लैम्डा म्यू के 0 होती एक्स वाई जेड मैंने निकाल दिया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 1 0 1. ये पॉइंट, ये लाइन इस पॉइंट से पास करती है, तो मैं पॉइंट की कोऑर्डिनेट इस लाइन में रख सकता हूँ. तो मेरे पास एक रिलेशन आएगा 1 माइनस एल्फा अपॉन एल इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एम इज इक्वल्स टू 1 माइनस गामा अपॉन माइनस 2. ठीक है, अब इसकी ज़रूरत जहाँ पड़ेगी वो अपन अभी यूज़ करके देख लेंगे. अच्छा, आगे और क्या दे रखा है, इफ़ द लाइन L, ये जो लाइन L है ये बाइसेक्ट करती है द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स L1 एंड L2. तो मैंने क्या किया भाई, L1 और L2 के दोनों के DCs निकाल लिए. तो लाइन में हम जानते हैं आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप जो वेक्टर है उसके पैरेलल है, तो उसके DCs जो हो जाएंगे वो 1/√11 माइनस 1/√11 3/√11 उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया. ऐसी लाइन 2 के DC निकाल लिए, माइनस 3/√11 माइनस 1/√11 1/√11. अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूँ तो माइनस 3 प्लस 1 प्लस 3 से माइनस 3 कटेगा, पॉजिटिव आ रहा है. दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में अगर यही मैं डायरेक्शन लेता हूँ DCs की, है ना, पैरेलल वेक्टर्स की, यूनिट वेक्टर्स जो है, तो उनके बीच में एंगल एक्यूट आ रहा है. तो एक्यूट एंगल का एंगल बाइसेक्टर जो होता है, दो यूनिट वेक्टर्स का जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से मिल जाता है. ए कैप प्लस बी कैप. अगर एक वेक्टर ए कैप है और एक बी कैप है तो ए कैप प्लस बी कैप इनके एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर हो जाएगा. तो ए कैप प्लस बी कैप अगर मैंने किया और मैं डी आर लिख रहा हूँ तो नीचे से √11 उड़ा रहा हूँ, इन दोनों का -2 4 हो गया. अच्छा, अब अगर आप देखो, अच्छा ये जो लाइन एल है ये इसके पैरेलल अब होगी. यहाँ पे हमारे पास जो जेड कोफिशिएंट के कैप का कोफिशिएंट आ रहा है वो 4 आ रहा है, जबकि यहाँ पर -2 दे रखा है. तो मैं, क्योंकि ये डी आर है तो मैं इसको अपने किसी पर्टिकुलर रेशियो में कन्वर्ट कर सकता हूँ, किसी भी कांस्टेंट से डिवाइड कर दूं. तो अगर मैं इसको सबको -2 से डिवाइड करूँ तो क्या ये 1, 1, -2 आ जाएगा. अब मैं ये देख पा रहा हूँ कि इसका के कैप का कोफिशिएंट और इसका के कैप का कोफिशिएंट सेम है. तो अब मैं डायरेक्ट कंपेयर करूँ अगर, तो L और M मेरे पास इक्वल आ जाएंगे 1 के, और L और M अगर मेरे पास इक्वल आ गए 1, अगर मैं इस इक्वेशन में रखूँ तो 1 माइनस एल्फा इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 1 माइनस गामा अपॉन -2. तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी और 1 माइनस गामा इज इक्वल टू 2, तो गामा की वैल्यू -1 आ जाएगी. ठीक है, अब मेरा काम ऑप्शंस चेक करने का बचा है, तो मैं ऑप्शंस चेक करना स्टार्ट करता हूँ. ए ऑप्शन में चेक करूँ तो ए ऑप्शन में लिखा है अल्फा माइनस गामा 3 है. तो क्या अल्फा माइनस गामा 3 है? बिल्कुल करेक्ट, अल्फा माइनस गामा 3 है. इसका मतलब इसका ए ऑप्शन करेक्ट है.
बी में लिखा है L+M2, क्या L+M2 है? बिल्कुल है, तो बी ऑप्शन करेक्ट। सी में लिखा है अल्फा माइनस गामा 1, गलत। और डी में लिखा है L+M0, वो भी गलत। तो इसके सही आंसर्स हो गए ए ऑप्शन एंड बी ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज इज आर ट्रू। देखिए बेटा, क्लिक करने के ऊपर है, अगर क्लिक कर जाता है इसके अंदर की प्रोसीड कैसे करना है, बहुत फास्ट होता है ये क्वेश्चन सॉल्व, पर वो थोड़ा सा इनइक्वालिटी बनाना जो है थोड़ा सा मैं कहूँगा मुश्किल है ना, एकदम से माइंड में नहीं आता है। इसको हमें करना होगा सीरीज एक्सपेंशन के थ्रू, टेलर सीरीज जिसे हम कहते हैं। तो अगर cos x है, cos x का एक्सपेंशन आप लोग जानते हैं, cos x का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल इनफिनाइट टर्म्स। तो बेटा अगर मैं सिर्फ इसकी 2 टर्म्स कंसिडर करूं और बाकी सारी टर्म्स हटा दूं, तो बाकी सब टर्म्स हैं तो पॉजिटिव ही, बाकी सब टर्म्स तो होंगी पॉजिटिव ही। तो बेटा इसका मतलब cos x की जो वैल्यू है, अगर सिर्फ 2 टर्म्स लेता हूँ तो उससे तो ज़्यादा ही होगी, है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू लिखने में कोई गलत नहीं है, बिकॉज इट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो cos x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। नाउ इफ आई मल्टीप्लाई x ऑन बोथ द साइड्स, क्योंकि x 0 से 1 पॉजिटिव है तो देयर विल बी नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, x cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब बाई 2। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब ये फंक्शन पॉजिटिव है और दोनों को हम, अगर ये fx फंक्शन gx से ज़्यादा है तो उसका इंटीग्रल भी ज़्यादा होगा, तो टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ द साइड्स फ्रॉम लिमिट 0 to 1। सो इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स की पावर 4/8, लिमिट 0 से 1 रखोगे तो सॉल्विंग पे ये आएगा 3/8। और ए ऑप्शन अगर आप चेक करो तो ये लिखा है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/8, दैट मीन्स ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल ऐसे ही हमें बी सी डी चेक करने हैं। बी में x sin x है तो हम sin x के एक्सपेंशन से स्टार्ट करेंगे, दैट इज x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल दैट इज 6 प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल। तो यहाँ से मैं अगर निगलेक्ट कर दूँ, दीज आर ऑल पॉजिटिव टर्म्स, हटा दी तो इसका मतलब sin x हमेशा इससे ज़्यादा होगा। सो x sin x is always greater than equals to x square minus x की पावर 4/6 and integrating both sides now with respect to x from 0 to 1, x square का इंटीग्रेशन x cube by 3 minus x की पावर 5/30 हो जाएगा, 1/3 minus 1/30। तो सॉल्व करेंगे तो 3/10 आएगा। ऑप्शन बी में भी 3/10 ही लिखा है, इसका मतलब बी ऑप्शन भी करेक्ट है। अब सी ऑप्शन में x स्क्वायर cos x चाहिए, cos x हमने लिख ही लिया था, अब इसको अगर मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4/2 आएगा, इंटीग्रेट करूंगा तो x क्यूब बाई 3 1/3 माइनस एक्स की पावर 5/10 हो जाएगा, 1/3 माइनस 1/10, तो इट्स कमिंग आउट टू बी 7/30, जबकि सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 1/2, तो दैट मीन्स दिस इज नॉट राइट, तो सी को हमें मार्क नहीं करना है। अच्छा, डी में एक्स स्क्वायर साइन एक्स करना है, तो साइन एक्स को मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, वही 2 टर्म्स, तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा और एक्स की पावर 5 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4 दैट इज 1/4, 0 से 1 लिमिट रखने पे, माइनस एक्स की पावर 6/6 तो 36, तो 1/36, सो 9 माइनस 1 8/36 और 4 से 2/9 कट करेंगे तो 2/9। तो फाइनल डी ऑप्शन में लिखा हुआ है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2/9, दैट मीन्स डी इज ऑल्सो करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर्स विल बी A, B and D. A, B and D will be the correct options. Okay. Paper 1 question number 13. Okay. ठीक। क्वेश्चन आपके पास क्या है, लेट m बी द मिनिमम वैल्यू। m क्या है, m जो है इसकी मिनिमम वैल्यू है। ओके, m जो है इसकी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, और इसने ये भी बोला है कि y1 प्लस y2 प्लस y3 जो है वो 9 है, ऐसा दे रखा उसने। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कैपिटल M, तो M कैपिटल M क्या है इसकी, भाई ये तो मिनिमम वैल्यू है, वो स्मॉल m के बराबर है। और कैपिटल M क्या है, कैपिटल M जो है वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर है। समझ में आ गया। यहाँ पर ये बोला है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 जो है वो 9 है, ठीक। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि इस, है ना, लॉग m³ बेस टू द बेस 2 प्लस लॉग m² टू द बेस 3, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन आपको बताना है, राइट। अब देखिए क्वेश्चन बहुत आसान सा और सीधा सा क्वेश्चन है, मैं आपको सही बताऊं तो अगर आप ढंग से, भाई आईआईटी की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है, मैं तैयारी करके एग्जाम दे रहा हूं तो सबसे क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए क्या करेंगे, देखिए हमें इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो सीधी सी बात है, अगर मुझे इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मैं इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले AMGM लगाया, क्या लगाया, AMGM, राइट है। तो यहाँ पर मैंने AMGM लगा दिया, प्लस 3 की पावर y2 प्लस 3 की पावर y3 डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आएगा, 3 की पावर y1 3 की पावर y2 और 3 की पावर y3 की पावर 1/3, पक्का यही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा भाई, ये चीज़ उधर चली जाएगी तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ये चीज़ क्या बन जाएगी, 3 की पावर y1 प्लस y2 प्लस y3 और की पावर 1/3, बिल्कुल ठीक है।
अच्छा y1 प्लस y2 प्लस y3 किसके बराबर है 9 के, y1 प्लस y2 प्लस y3 किसके बराबर है 9 के, ठीक है। तो ये आएगा 9 की पावर 1/3 श्योर। तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 3 की पावर 4 यानी 81 आ गया। कहने का मतलब पता है क्या है, कहने का मतलब है भैया मेरे इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू है ना, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू जो है वो 81 है ना, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू 81 है, क्लियर। और अगर इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू 81 है तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू होगी बेटा 4, ठीक। तो स्मॉल m की जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी, स्मॉल m की वैल्यू कितनी आएगी 4 आ जाएगी, करेक्ट है। अब मैं कैपिटल M के पास चलता हूँ, है ना। उसने साफ बोला है क्वेश्चन में कि x1 x2 x3 पॉजिटिव है। अगर x1 x2 x3 पॉजिटिव है तो मैं बोल सकता हूँ कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x1 x2 x3 की पावर 1/3, ठीक। सेम फंडा है। यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं थी ना, क्योंकि हमें पता था ये पहले से पॉजिटिव है और यहाँ पर उसने मेंशन किया है कि ये पॉजिटिव है, राइट। अच्छा यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है 9, तो 9/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x1 x2 और x3 की पावर 1/3 पक्का। दोनों तरफ आप क्यूब रूट ले लीजिए, दोनों तरफ क्या ले लीजिए क्यूब रूट, ठीक। जब दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे तो ये कितना आएगा 27 आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ आप क्यूब रूट लेंगे तो ये 27 आ जाएगा, क्लियर है, 27 आ जाएगा। आप सोचिए क्या है ये, पता है ये इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू आई ही है, इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू ही आई है। अपन को मैक्सिमम ही चाहिए था, मैक्सिमम ही आई है। तो फाइनली आप मुझे बताइए इस एक्सप्रेशन की क्या मैं मैक्सिमम वैल्यू लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या आ गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी log x1 x2 x3 टू द बेस 3, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है भाई 27, कितनी है इसकी वैल्यू 27, तो कितना आंसर आएगा 3, ठीक। तो स्मॉल m की वैल्यू कितनी है 4, कैपिटल M की वैल्यू कितनी है 3, ठीक। तो स्मॉल m की वैल्यू कितनी है 3 और कैपिटल M की वैल्यू कितनी है, स्मॉल m की वैल्यू 4 है, कैपिटल M की वैल्यू 3 है, राइट। इसको उठा के यहाँ रख दीजिए। तो कितना आ जाएगा, आपको ये चाहिए था तो यहाँ से कितना आएगा log है ना, यहाँ पर कितना आएगा बेटा m की वैल्यू 4 है, 4 का क्यूब मतलब हो गया 2 की पावर 6, ठीक है, प्लस m स्क्वायर m कितना है बेटा, m कितना है 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली बताइए आंसर कितना आएगा, तो आंसर आएगा 6 + 2 यानी 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे 8, क्लियर। तो एक नॉर्मल रेंज का क्वेश्चन था, इंटीजर टाइप था, ठीक ठाक क्वेश्चन था, है ना, ये है, ओके। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, है ना, पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। उसमें बोला उसने a1 a2 a3 बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उसने बोला है कि a1 a2 a3 एक सीक्वेंस है जिसमें सारे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, राइट, और इनका कॉमन डिफरेंस 2 है, करेक्ट है, ठीक है। अच्छा b1 b2 b3 जो है एक सीक्वेंस है पॉजिटिव इंटीजर्स का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, वहाँ पर भी सब पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, विद कॉमन रेशो 2, राइट। अच्छा उसने क्या क्या दे रखा है, तो उसने ये बोला है कि a1 b1 और c1 तो बराबर है, ठीक। अच्छा कॉमन रेशो कितना दे रखा है 2 और कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 2, राइट। अच्छा अब आपको क्या दे रखा है 2 a1 + a2 एंड सो ऑन an बराबर है अपने पास, ठीक, b1 + b2 एंड सो ऑन bn, श्योर, ठीक है। अच्छा AP का सम निकालना इट्स नॉट अ बिग डील, आप इसका आराम से सम निकाल सकते हैं। तो सारे लोग इसका n टर्म्स का सम लिख लेंगे। तो n टर्म्स का सम क्या होता है भाई, n टर्म्स का सम होता है n/2 2a1 फर्स्ट टर्म प्लस n-1 टू d कितना होगा बेटा d2 दे रखा है आपने, करेक्ट। इधर आ जाइए, इधर क्या होगा सम n टर्म्स के GP का सम, n टर्म्स के GP का सम क्या होता है b1, है ना, r की पावर n-1 अपॉन r-1, r कितना है 2, तो 2 की पावर n-1 अपॉन 2-1, राइट, ठीक। अब चूंकि क्वेश्चन में जो सारी बातें उसने की हैं, आप क्वेश्चन को अगर पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ C1, राइट। तो सारी बातें जब C1 में ही कर रहा है तो हम क्यों A1 B1 में खेलेंगे, राइट। तो सबसे पहली बात एक काम करते हैं, A1 को हटाकर C1 लिखते हैं, B1 को हटाकर भी C1 लिखते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे 2n, A1 को हटाकर भी C1 लिख दीजिए, ठीक, प्लस ये कितना आएगा भाई, ये मेरे पास आ जाएगा 2n n-1 बराबर, यहाँ पर भी B1 को हटा के हम C1 लिख देते हैं, क्योंकि सारी खेला खाली हमें C1 में ही करनी है, तो क्यों हम फालतू में A1 B1 को खेलें, A1 B1 को गोली मारो, सबको हटा के C1 लिख दो, राइट। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा 2n² - 2n, इसको उधर ले जाइएगा और कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा मेरे पास, दिस इज C1, ये मेरे पास C1 आ चुका है, ठीक है। अच्छा C1 आने के बाद इसमें क्या चाहता है वो आप दोबारा पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ उसने, आपको बताना है द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ C, है ना, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ C, आपको C की सारी पॉसिबल वैल्यूज मुझे बतानी है, यानी C1 की सारी पॉसिबल वैल्यूज मुझे बतानी है, करेक्ट है। ये C के इक्वल है, इट्स नॉट C1, इट्स अ C, है ना, ये C के इक्वल है, राइट। तो यहाँ पर C कर लीजिएगा और ये C के इक्वल है, चलिए।
अब बात करते हैं करना क्या, अब में मुझे सी के बारे में सोचना है। अच्छा लेकिन आप ये सोचिए, उसने साफ बोला है कि a1 बराबर b1 बराबर c। अच्छा a1 b1 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो c की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है c कम से कम एक तो होगा ही होगा, एक से कम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि c a1 और b1 के बराबर है और दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब ये जो चीज़ आप देख रहे हैं दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो राइट, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्योंकि c ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो 2n स्क्वायर माइनस 2n डिवाइड बाय 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। राइट, अब एक चीज़ और समझना, आप क्या समझने की बात है, देखिए ये समझने की बात है भाई ये इक्वालिटी हमको तो, हमें तो वो n चीज़ें जिस पर इक्वालिटी होल्ड करे, हमें तो वो n निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, 2n कॉमन ले लूँ, तो 2n कॉमन लेने के बाद ये चीज़ तो n-1 आ ही रही है, पक्की बात, ठीक है। अगर मैं n की वैल्यू 1 से बड़ी कुछ भी लेता हूँ, भाई 1 लूँगा तो 0 हो जाएगा, आपको पता है पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक। अगर मैं n की वैल्यू 1 से बड़ा कुछ भी लेता हूँ तो ये टर्म पॉजिटिव के साथ खुलेगी, यानी प्लस के साथ खुलेगी। किसके साथ खुलेगी, प्लस के साथ। तो डेफिनेटली नीचे वाली टर्म भी प्लस के साथ खुलनी चाहिए, तभी तो भाई पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, यानी नीचे वाली टर्म क्या होनी चाहिए भाई, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नीचे वाली टर्म क्या होनी चाहिए, प्लस के साथ खुलनी चाहिए, तभी इनइक्वालिटी वैलिड होगी। राइट, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। 2n स्क्वायर माइनस 2n, ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2n, श्योर, ठीक। इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर कितना आएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 2n स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर n। राइट, आप इसको आराम से चेक कर सकते हैं कब वैलिड है, कोई भी बच्चा इसको चेक कर सकता है। दिस इज वैलिड फॉर n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि 6 के आगे मैं जाऊँगा, जैसे मैं 6 के आगे जाऊँगा तो दिस बिकम्स 128, ठीक है। और 6 के जैसे 7 पर जाएंगे तो ये फेल हो जाएगा। राइट, तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी 1 2 3 4 5 6। मैं फिर बता रहा हूँ, कोई बच्चा अगर कंफ्यूज होता है कि सर ने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, तो वो आराम से सोच सकता है, यहाँ से वही कंडीशन है मेरे पास, वो अपने आप रिजेक्ट हो जाएंगे, हमें पेन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आगे अब बात करते हैं, हमें n इक्वल्स टू 1 रखकर देखना पड़ेगा, 2 रखकर देखना पड़ेगा। तो जब मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ, है ना, n की, भाई मुझे तो c1 चाहिए था, ठीक है ना, तो ये c चाहिए था। जब मैंने n की वैल्यू 1 रखी तो क्या आएगा, n की वैल्यू 1 रखने पर c 0 आ रहा है, n इक्वल्स टू 1 रखने पर c 0 आ रहा है। क्या ये पॉसिबल है, नहीं, c तो पॉजिटिव इंटीजर है। n इक्वल्स टू 2 रखने पर क्या आएगा, अगर मैं n इक्वल्स टू 2 रखता हूँ तो क्या आएगा, n इक्वल्स टू 2 रखने पर ये चीज़ 8 माइनस 4 पॉजिटिव आ रही है, लेकिन n इक्वल्स टू 2 रखने पर नीचे वाली टर्म नेगेटिव आ रही है, ठीक है, तो ये वैलिड नहीं है। क्लियर। अगर मैं n की वैल्यू 3 रखता हूँ तो क्या होगा, अगर मैं n की वैल्यू 3 रखता हूँ तो n की वैल्यू 3 रखने पर ये आएगा 12, नहीं, तो n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 18 माइनस 6 12 आएगा, ठीक है। n की वैल्यू 3 रखेंगे तो कितना आएगा, ये 1 आएगा, तो c की वैल्यू 12 आ रही है, ये करेक्ट है, क्योंकि c तो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर तो 12 आंसर होगा। राइट, अब मैं n की वैल्यू 4 लेता हूँ, अगर मैं n की वैल्यू 4 लेता हूँ तो देखिए क्या होगा, n की वैल्यू 4 लेंगे तो 32 माइनस 8, 32 माइनस 8 कितना हुआ, 24, नीचे आ जाइए। n की वैल्यू 4 लेंगे तो क्या होगा, नीचे आएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना होता है, 7, पॉसिबल नहीं है क्योंकि c तो इंटीजर है। अच्छा, n की वैल्यू 5 लेते हैं, है ना, n की वैल्यू 5 लेते हैं, ऐसे आप n की वैल्यू 5 लीजिएगा और ऐसे ही n की वैल्यू 6 लीजिएगा, ये सब रिजेक्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब पता है क्या है, कहने का मतलब है केवल और केवल एक ही वैल्यू ऐसी है जो c को सेटिस्फाई कर रही है, वो है c इक्वल्स टू 12, यानी n इक्वल्स टू 3 पर c इक्वल्स टू 12 मिलेगा, तो यही हमारा आंसर होगा। करेक्ट। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में अगर c पूछा है तो आंसर कितना होगा, 12। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ c, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ c एक ही वैल्यू है और किसके लिए वैलिड होगी, वो n इक्वल्स टू 3 के लिए वैलिड होगी। करेक्ट, ओके। अच्छा, क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है आप लोगों को, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, उसने बोला एक फंक्शन दे रखा है 3 माइनस साइन 2 पाई एक्स साइन पाई एक्स माइनस पाई बाय 4 साइन 3 पाई एक्स प्लस पाई बाय 4। राइट, उसने बोला है कि हमें, क्वेश्चन में साफ साफ उसने बोल रखा है कि उसने बोला है कि सच दैट x बिलोंग्स टू 0,2 है, fx इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। तो बेसिकली अपन को करना क्या है, अल्फा और बीटा, मतलब x की वैल्यू निकालनी है अल्फा से लेकर बीटा में, और जो x की वैल्यू अल्फा से लेकर बीटा में आएगी उसका उसने बोला है कि हमें बीटा माइनस अल्फा निकालना है। क्या निकालना है, बीटा माइनस अल्फा निकालना है। राइट, ये हमारा काम है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए सबसे पहली बात करते क्या है, इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए मैंने इसको थीटा मान लिया, क्योंकि इसको भी देखो मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, दोनों जगह दिख रहा है, तो मैंने इसको थीटा मान लिया। क्लियर, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए इसको थीटा मान लिया। कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, टी नाम देना चाहें टी नाम दे दें, थीटा नाम दे दें। राइट, उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे मुझे बहुत सारे फायदे होंगे। कैसे, देखिए अब आप देखते जाइएगा फ़ायदा क्या होगा। 3 माइनस साइन, करेक्ट है, 2 पाई, है ना, ठीक है। पाई एक्स की जगह क्या लिखूंगा, पाई एक्स की जगह लिखूंगा मैं थीटा प्लस पाई बाय 4, पाई एक्स की जगह क्या लिखूंगा, थीटा प्लस पाई बाय 4। आगे चलते हैं, फिर क्या लिखेंगे, ये साइन थीटा बन गया, करेक्ट है, माइनस साइन, आगे चलते हैं 3, है ना, पाई एक्स की जगह क्या लिखेंगे, पाई बाय 4 प्लस थीटा लिखेंगे और प्लस पाई बाय 4 लिखेंगे। आगे समझना, क्लियर। यहाँ तक आगे, यहाँ तक आने के बाद क्या आएगा, टी आएगा, माइनस साइन, इसको अंदर ले जाइए। अच्छा, ये इस तरह से है ब्रैकेट, है ना,
कोई भी गलती ना होनी चाहिए। अच्छा 2 अंदर जाएगा तो 2 अंदर जाएगा तो बनेगा साइन 90 प्लस थीटा, है ना, साइन 90 प्लस 2 थीटा। साइन 90 प्लस 2 थीटा क्या होता है बेटा, कॉस 2 थीटा, है ना, ये आ गया। साइन थीटा अपनी जिंदगी में है ही एज इट इज, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा 3π/4 प्लस π/4 कितना हो गया, पाई, है ना, 3π/4 प्लस π/4 पाई हो गया, पाई प्लस 3 थीटा क्या होगा, साइन 3 थीटा माइनस का, ठीक है, तो ये प्लस हो गया, ये आ गया, ठीक। अच्छा यहाँ तक आने के बाद क्या करना है, देखिए यहाँ तक आने के बाद उसने क्वेश्चन में साफ लिखा है कि fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, साफ मेंशन किया है कि fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये टर्म क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा उसने लिखा है क्वेश्चन में, पढ़ लीजिए आप आराम से, राइट। अब क्या करेंगे, सारी दुनिया को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, भाई सारी दुनिया साइन में कन्वर्ट होगी तो ज़्यादा अच्छा है ना, तो मैंने क्या किया, सारी दुनिया को साइन में कन्वर्ट किया, 3 sin थीटा, ठीक है। अच्छा इसको क्या लिखेंगे, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, करेक्ट है, ये sin थीटा आ जाएगा पक्का, ठीक है ना, तो 3 sin थीटा आ गया, करेक्ट। अच्छा यहाँ से कितना आएगा, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू साइन आ जाएगा, और sin थीटा को क्या लिखेंगे, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट, यहाँ तक आ गया। अच्छा यहाँ तक आने के बाद जो भी आपके सामने देख लेते हैं, जो बचा हुआ अपने पास है ना, तो 3s और 3s कितना हो गया, 6s हो गया, करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा 2s स्क्वायर हो गया, ये भी करेक्ट है ना, और क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया और माइनस का 4s क्यूब हो गया, राइट, तो यहाँ तक आ गया। अच्छा यहाँ तक आने के बाद हम पूरे में से s कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेते हैं, s, राइट, तो मैंने यहाँ से s कॉमन ले लिया इसमें गड़बड़ कर दी है मैंने, 3s आएगा माइनस, ठीक है, करेक्ट है, यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आने के बाद 3s माइनस s, ये 5s आएगा, श्योर 5s आएगा, राइट। अच्छा यहाँ तक आ गया, एक गड़बड़ और हमने की है यहाँ पर, है ना, ये 3s माइनस s, तो 3s 6s माइनस s 5s आ गया, और ये आएगा अपने पास 2s क्यूब, और ये माइनस का 4s क्यूब, तो माइनस का 2s क्यूब आएगा, बस, है ना, गड़बड़ हो जाती है कई बार, तो ये अपने पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये दुनिया में बचेगा हमारी जो दुनिया है उसमें सिर्फ ये बचेगा, क्या क्या बचेगा, एक तो 3s माइनस s 2s और 3s 5s बचेगा, करेक्ट, और क्या बचेगा मेरे पास, 2s क्यूब और माइनस 4s क्यूब, तो माइनस का 2s क्यूब बचेगा, श्योर। यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आने के बाद s कॉमन आ रहा है, s कॉमन आते क्या बचेगा मेरे पास, 5 - 2s स्क्वायर आएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, पक्का। अच्छा एक चीज़ समझो आप, ये टर्म हमेशा पॉजिटिव है, क्यों है पॉजिटिव आप लोगों को खुद सोचना है, क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि 5 - 2s स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, साइन की मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं 1 लूँगा तो भी ये टर्म पॉजिटिव आने वाली है, तो चूंकि ये टर्म पॉजिटिव आने वाली है तो सब कुछ किस पर डिपेंड करेगा, साइन एक्स पर, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, श्योर, ठीक है, साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, साइन थीटा बेसिकली, यहाँ साइन थीटा है तो साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब एक चीज़ समझना आप, है ना, क्या समझने की ज़रूरत है, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, करेक्ट। अब आप इधर आ जाइए, आपके पास थीटा क्या था, थीटा है πx माइनस π/4, अच्छा x कहाँ से कहाँ तक है, x आपका 0 से 2 है, करेक्ट। अगर x 0 से 2 है तो πx कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 से 2π हो गया। अगर πx 0 से 2π हो गया तो थीटा क्या हो गया बेटा, थीटा हो गया आपका 0 माइनस π/4 माइनस π/4 से 7π/4 हो गया। x भी तो देखना पड़ेगा, x कहाँ से कहाँ तक है, x 0 से 2 है तो πx कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 से 2π हो गया, 0 से 2π में से अगर मैं π/4 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो माइनस π/4 से 7π/4 हो गया, और अगर ये माइनस π/4 से 7π/4 हो गया और आपको चाहिए साइन थीटा पॉजिटिव, तो साइन थीटा पॉजिटिव कब होगा भाई, इस इंटरवल के हिसाब से अगर मैं चलूँ तो इस इंटरवल के हिसाब से साइन थीटा पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा 0 से π में हो, जब थीटा 0 से π में हो, राइट। अब मुझे तो x चाहिए भाई, मुझे तो x चाहिए था ना, ये तो थीटा निकल कर आया, मुझे तो x चाहिए, तो थीटा मेरा क्या है 0 से π, थीटा मेरा 0 से π है, यानी ये टर्म कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π तक है, ये टर्म कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π तक है, तो πx माइनस π/4 कहाँ से कहाँ तक है बेटा, 0 से π है, श्योर, बिल्कुल श्योर, ठीक है। इसमें मैं π/4 ऐड कर रहा हूँ, कितना ऐड कर रहा हूँ, π/4 ऐड कर रहा हूँ, तो π/4 ऐड करूँगा तो π/4 से और 5π/4 तक है, बिल्कुल है सर, 100% है, आ गया। अच्छा यहाँ तक आने के बाद बताइए x कहाँ से कहाँ तक है, तो x मेरा आएगा 1/4 से लेकर और 5/4 तक है। भाई आपको तो x चाहिए था, x बिलोंग्स टू अल्फा से लेकर बीटा था, x बिलोंग्स टू अल्फा से लेकर बीटा तक था, तो बताइए अल्फा कितना हुआ, अल्फा हुआ 1/4, बीटा कितना हुआ 5/4, क्लियर। अगर उसने बीटा माइनस अल्फा पूछा है तो आंसर कितना होगा, बीटा माइनस अल्फा होगा 5/4 माइनस 1/4, यानी आंसर इज 1, क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है, घुमावदार क्वेश्चन है, मतलब एकदम से क्लिक नहीं करता, तो ठीक ठाक क्वेश्चन है कह सकते हैं, मैं मतलब इसको दोनों कैटेगरी में रख सकते हैं, इसको आप मॉडरेट है, मतलब क्वेश्चन ठीक ठाक है, ओके, मतलब एवरेज से ऊपर और टफ से थोड़ा नीचे। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन आपके पास पूछा गया पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। अच्छा पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, देखिए ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन की रेंज में ही आएगा, ये वेक्टर का क्वेश्चन है। अपन उसने बोला है कि एक ट्राइंगल अपन बनाते हैं, ए दे रखा है QR, बी दे रखा है RP और सी दे रखा है PQ, राइट। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लीजिए आप लोग, बना लिया,
ठीक, पी क्यू आर बना लेते हैं, ठीक। अच्छा पी क्यू किसके बराबर है, सी के, राइट। अच्छा क्यू आर किसके बराबर है, ए के, करेक्ट है। आर पी किसके बराबर है, बी के, राइट। तो पहली बात तो ट्राइंगल लॉ से आप लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा बेटा, जीरो हो जाएगा, है ना। ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा बेटा, जीरो हो जाएगा। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, आगे चाहिए क्या उसको, है ना। उसको चाहिए कि उसने ये चीज़ दे रखी है आपको, क्या दे रखा है, ये एक्सप्रेशन उसमें गिवन है। तो ए डॉट सी माइनस बी दे रखा है, सी डॉट ए माइनस बी दे रखा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखिए सबसे पहली बात यहाँ से बताइए ए किसके बराबर है। तो ए वेक्टर बराबर है बेटा माइनस बी प्लस सी के, श्योर, ठीक है। अच्छा सी वेक्टर किसके बराबर है, माइनस ए प्लस बी के, राइट, हम रख देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ए की जगह रखूँगा, ए की जगह क्या रखूँगा, बी प्लस सी, और माइनस तो आएगा ही आएगा, तो माइनस तो बाहर ले लेते हैं, माइनस तो बाहर ले लेते हैं, ठीक है। डॉट सी माइनस बी आएगा, श्योर। ऐसे ही नीचे वाले में सी रखेंगे, तो सी की जगह रखेंगे तो सी वाले में माइनस आएगा, वो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा बेसिकली। तो ए की जगह जो आप चीज़ रखने वाले थे माइनस में, और सी की जगह जो माइनस में रखने वाले थे, कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा, तो यहाँ आएगा ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, ठीक है। अच्छा बराबर में क्या आएगा, मॉड ए यानी 3 आएगा अपॉन मॉड ए प्लस मॉड बी कितना आएगा, 7 आएगा। यहाँ तक आ गया एक नॉर्मल स्टेप। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ तक आने के बाद देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो सी डॉट सी क्या होगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। सी डॉट सी क्या होगा, सी स्क्वायर, बी डॉट बी क्या होगा, बी स्क्वायर। अच्छा नीचे क्या होगा बेटा, ए डॉट ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा बराबर में कितना हो जाएगा, 3/7 आ जाएगा। आगे अच्छा यहाँ तक आने के बाद देखिए बी, मॉड बी की वैल्यू, भाई मॉड बी तो है बेसिकली, बी स्क्वायर का मतलब मॉड बी का स्क्वायर है, तो मॉड बी मतलब 4 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 16। तो यहाँ से सी स्क्वायर माइनस 16 अपॉन ए स्क्वायर हो गया 9 माइनस 16 कितना हुआ, -7 बराबर 3/7, ठीक है ना। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो सी स्क्वायर की वैल्यू 13 आ गई, ठीक। अच्छा सी स्क्वायर की वैल्यू 13 आने के बाद अब हमें करना क्या है, हमें चाहिए मॉड ए क्रॉस बी का स्क्वायर। अब इसको देखकर एक एक्सप्रेशन याद आता है जिसे हम बोलते हैं लैग्रांज आइडेंटिटीज, ठीक है। लैग्रांज आइडेंटिटीज ये थी, अगर हम लैग्रांज आइडेंटिटी याद करें तो मॉड ए क्रॉस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। ये सिंपल सा फॉर्मूला था। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो हमारे पास है, ए स्क्वायर कितना हो गया 9, बी स्क्वायर कितना हो गया 16, तो ये आ गया 9 × 16। अब लड़ाई किसकी है, लड़ाई ए डॉट बी की है। अब मैं सोच रहा हूँ ए डॉट बी कहाँ से आएगा, तो ए डॉट बी निकालने के लिए फिर मेरे दिमाग में क्या आया, अरे मेरे दिमाग में ये आया कि यार ए प्लस बी किसके बराबर है भाई, अरे ए प्लस बी तो माइनस सी के बराबर है, करेक्ट है। और अगर ए प्लस बी माइनस सी के बराबर है तो जब मैं स्क्वायरिंग करूँगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी बराबर आएगा सी स्क्वायर के, बिल्कुल आएगा सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 25, कितना है 25। सी स्क्वायर कितना है, सी स्क्वायर मेरे पास है 13, कितना है 13, ठीक है। ये 13 है 25 है, 13 माइनस 25 हो गया -12, 2 से डिवाइड करो तो ए डॉट बी की जो वैल्यू आ रही है वो -6 आ रही है, कितनी आ रही है -6 आ रही है, पक्का। तो क्या ए डॉट बी मेरे पास आ चुका है -6, तो उसका स्क्वायर कितना होगा बेटा 36, ठीक। तो आंसर आएगा 144 - 36, आंसर इज 108, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे 108, क्लियर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 108। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करूं, 17 अपने आप में मतलब मेरे हिसाब से इस पेपर पार्ट 1 की अगर मैं बात करूं तो पेपर 1 के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन में थे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। अच्छा इसमें कुछ कन्फ्यूजन भी हो सकते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन भी आ सकते हैं बच्चों को, लेकिन क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, राइट। अच्छा आपके सामने क्या है, ये एक्सप्रेशन दे रखा है उसने, राइट। उसने पूछा मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, किसके पूछे मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस के, एफ डैश के प्लस एफ डबल डैश के। बेसिकली ये एफ है ना, बेसिकली ये एफ एक्स है, ऐसा बोला जाता है, ये एफ एक्स है, ठीक है। तो आपको बताना है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस एफ डैश के प्लस मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस एफ डबल डैश है, इनके सम की वैल्यू पूछी है उसने, राइट। अच्छा अब सबसे पहली बात एक सोचते हैं अपन लोग, यहाँ पर सोचने वाली बात क्या है, अगर मैं रोज फॉर्म याद करूँ, भाई ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटीन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, नो डाउट ये हम सब जानते हैं। अच्छा अगर यहाँ पर हम देखें तो 1 पर इसकी वैल्यू 0 है, पक्का। अच्छा 1 पर भी इसकी वैल्यू 0 है, डेफिनेटली 0 है, और -1 पर भी इसकी वैल्यू 0 है। अगर आप यहाँ से देखें तो 1 पर भी इसकी वैल्यू 0 और -1 पर भी 0 है, ठीक। तो रोज फॉर्म की 3 कंडीशन लग गई। फिर रोज फॉर्म की कंडीशन क्या होती थी, फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। तो चूंकि 1 पर वैल्यू और -1 पर वैल्यू 0 है, तो अगर रोज फॉर्म की 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो 1 और -1 के बीच में किसका, एफ डैश एक्स का एक रूट होगा। 1 और -1 के बीच में डेफिनेटली एक वैसा पॉइंट होगा जहां पर एफ डैश एक्स 0 होगा, क्लियर। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं तो देन एम्प्लाइज एटलीस्ट 1 पॉइंट, उस 1 पॉइंट को आप अल्फा नाम दें, सी नाम दें, है ना, कुछ भी नाम देना चाहें, तो एटलीस्ट 1 पॉइंट C1 है ना, लाई इन -1 to 1 एट विच एफ डैश C1 इज 0। ऑब्वियस सी बात है 0 होगा ही होगा भाई,
एट विच एफ डैश C1 इज 0। ठीक, तो -1 से 1 के बीच में एक पॉइंट डेफिनेटली ऐसा होगा जहां पर एफ डैश C1 0 होगा बाय रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम की अगर मैं बात करूं तो रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर एफ डैश C1 0 होगा। क्लियर। अच्छा, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालूं, जैसे मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आएगा, इसको रखा, ये आएगा a1 आएगा प्लस 2a2 आएगा प्लस 3a3 एक्स स्क्वायर आएगा। करेक्ट। अच्छा, इधर आ जाते हैं, अगर मैं इसको रख देता हूँ तो क्या आएगा, a0 प्लस a1x आएगा प्लस a2 एक्स स्क्वायर आएगा प्लस a3 एक्स क्यूब आएगा, और साथ में कितना आएगा, साथ में आएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x आएगा। श्योर, यहाँ तक आ गया। अगर यहाँ तक इस एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एफ डैश एक्स वापस इस पूरे एक्सप्रेशन में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो कॉमन आ रहा है, और अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो एफ डैश एक्स जो है एक्स बराबर 1 पर भी 0 होगा, क्योंकि एक्स इक्वल्स टू 1 पर ये भी 0 और ये भी 0। करेक्ट है। अच्छा, एक्स इक्वल्स टू -1 पर ये भी 0 और ये भी 0। करेक्ट है। इसका मतलब एफ डैश एक्स कितनी जगह पर 0 है। अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम एफ डैश एक्स 3 जगह पर 0 है। कौन कौन सी जगह पर 0 है, यहाँ से एक बात क्लियर है कि एफ डैश -1 पर 0 है। करेक्ट। एफ डैश 1 पर 0 है। करेक्ट। और एक पॉइंट जो मैंने निकाला था एफ डैश C1 उस पर भी 0 है। तो मिनिमम एफ डैश एक्स कितनी जगह पर 0 है, मिनिमम एफ डैश एक्स 3 जगह पर 0 है। श्योर। तो यहाँ से मैं इंक्लूड कर सकता हूँ कि मिनिमम एफ डैश एक्स कितनी जगह पर 0 है, 3 जगह पर 0 है। 1 और -1 पे तो हमें दिख ही रहा है, और C1 पर हमने कहाँ से पता लगाया, रोल्स थ्योरम से पता लगाया। ठीक है। अब मेरे से बात कर रहे हो आप एफ डबल डैश एक्स की, किसकी बात कर रहे हो, एफ डबल डैश एक्स की बात कर रहे हो। वापस अगर आप एफ डैश एक्स देखें तो एफ डैश एक्स कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। हाँ है, क्योंकि एफ डैश एक्स कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, और ये C1 किसके बीच में है, C1 डेफिनेटली -1 से और 1 के बीच में है। तो अब आप सोचना, एक बात का जवाब देना सोच समझ के, बेटा ये -1 है, ये C1 है और ये 1 है। ठीक है। एफ डैश यहाँ भी 0 है, एफ डैश यहाँ भी 0 है, तो इसके बीच में किसका रूट लाई करेगा, एफ डबल डैश एक्स 0 होगा बीच में कहीं डेफिनेटली। -1 से लेकर C1 के बीच में कहीं ना कहीं एफ डबल डैश एक्स 0 होगा, C1 से लेकर 1 के बीच में एफ डबल डैश एक्स कहीं ना कहीं 0 होगा ही होगा, रोल्स थ्योरम के कारण। रोल्स थ्योरम कहती है अगर मेरा फंक्शन कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल है और एफ ए बराबर एफ बी है तो एफ डैश एक्स बराबर 0 होगा उस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, एफ डैश -1 0 है, एफ डैश C1 0 है, एफ डैश -1 0 एफ डैश C1 0, तो इन दोनों के बीच में एफ डबल डैश एक्स कहीं ना कहीं 0 होगा। इसी तरह से एफ डैश C1 0 है, एफ डैश 1 0 है, तो इसका मतलब C1 से 1 के बीच में एफ डबल डैश एक्स कहीं ना कहीं 0 होगा। तो एफ डबल डैश एक्स के कितने रूट होंगे, एटलीस्ट मिनिमम रूट्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो एफ डबल डैश एक्स बराबर 0 के जो मिनिमम रूट्स होंगे, मिनिमम रूट्स कितने होंगे बेटा, इसके मिनिमम रूट्स होंगे 2। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, इसके मिनिमम रूट्स कितने हैं, 2, और उस एफ डैश एक्स के मिनिमम रूट कितने हैं, 3, यानी एफ डैश एक्स 3 जगह पर 0 हो रहा है मिनिमम, और एफ डबल डैश एक्स 2 जगह पर 0 हो रहा है। यानी अगर आपसे पूछा जाए एक्स के मिनिमम रूट्स कितने होंगे तो उसका आंसर होगा मिनिमम रूट्स होंगे वो 5 होंगे। कितने होंगे, 5 होंगे। समझ में आ गया। तो इसके मिनिमम रूट्स कितने होंगे, 5 होंगे। क्लियर। तो एक तरीका था, ये अप्रोच है इस क्वेश्चन की, लेकिन क्वेश्चन बहुत बढ़िया है क्योंकि क्लिक नहीं करता और मैक्सिमम लोग इसको गलत करके आते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक तरीके से और सोच सकते हैं, मैं वो भी बता देता हूँ आपको, है ना। इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और सोच सकते थे। मेथड नंबर 2, आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि A0 A1 है ना, A0 A1 A2 A3 ये सब, सॉरी A1 A2 A3 सब रियल दे रखे हैं उसने। आप देख लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ साफ साफ रियल है सब, ऑल आर रियल। ठीक, जब रियल है तो क्या इसका मतलब क्या हुआ भाई, मैं तो मिनिमम की बात करना चाहता हूँ। जब रियल की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली जब मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ तो मैंने A1 A2 A3 सब 0 ले लिया ना, क्या दिक्कत आ रही है, तो ये तो मिनिमम चाहिए, तो मैंने इन सबको 0 ले लिया। राइट। अगर मैंने A1 A2 A3 सबको 0 ले लिया तो बताइए फंक्शन कितना आएगा, तो फंक्शन आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू A0। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, पक्का आ गया। और अगर मेरे पास ये आ गया तो बस मेरा काम खत्म हो गया। क्या आ गया मेरा काम खत्म, इसका अगर मैं एफ डैश एक्स निकालूं तो कितना आएगा, एफ डैश एक्स 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू, है ना, ये आएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x, और साथ में A0 तो है ही। तो बताइए कहाँ पर 0 है, ये 3 जगह पर 0 है, 0 पर और +-1 पर। श्योर। अगर आप इसका एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं आप इसका, अगर एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं तो 4A0 तो है ही। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को रखा x का 1 हो जाएगा, और x को रखा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 2x हो जाएगा। श्योर। तो यहाँ से कितना आएगा, 4A0 आएगा और 3x स्क्वायर माइनस 1 आएगा, इसको 0 कर दीजिए, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी +-1/√3। आ गई। क्लियर। तो यहाँ से भी अपन कंक्लूड कर सकते थे इसके मिनिमम 5 रूट तो होंगे होंगे। क्लियर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इसके मिनिमम 5 रूट तो होंगे होंगे, किसके, एफ डैश प्लस एफ डबल डैश के। एफ डैश के मिनिमम रूट कितने हैं, 3, और एफ डबल डैश के मिनिमम रूट कितने हैं, 2। आंसर इज 5। ओके, देखिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में बोला है कि इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आने वाली है। तो नॉन जीरो आएगी,
तो जीरो नहीं है, ठीक है, जीरो नंबर नहीं है, नॉन जीरो फाइनाइट है, मतलब इसकी वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए, पहली बार ध्यान रखना, इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए, इसकी वैल्यू जो है एक फाइनाइट नंबर आनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए IIT मैक्सिमम ऐसे टाइप के क्वेश्चन पहले भी पूछता रहा है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ तो सबसे पहले मेरे मन में ख्याल क्या आएगा, तो मेरे मन में ख्याल आएगा बेटा इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ e की पावर ln और 1 माइनस एक्स की पावर 1/x, है ना, माइनस ई की इनवर्स अपॉन एक्स की पावर a, ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि इस एक्सप्रेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, राइट। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन में अगर हम आगे चलें तो इसमें 1/x आगे आ जाएगा, तो e की पावर 1/x ln 1 माइनस एक्स माइनस ई इनवर्स अपॉन एक्स की पावर a, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल, आप आराम से चल रहे हैं, ठीक है। भाई हमने सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख लिया, क्योंकि हमारे पास भाई अगर मैं एलस्पेडल भी लगाऊंगा तो एलस्पेडल लगाने के लिए भी मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो बेटर है ना मैं इसको कैसे लिख लिया ऐसे, ये आ जाएगा। अच्छा ln 1 माइनस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है ना, ln 1 माइनस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो कितना होता है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना, माइनस एक्स क्यू बाई 3 एंड सो ऑन, ठीक। तो ln 1 माइनस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो ये होता है, राइट। इस एक्सपेंशन को मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, तो ये बनेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस ई की पावर, है ना, 1/x तो अपने पास है ही, ये कितना आएगा बेटा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यू बाई 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा माइनस ई की पावर इनवर्स डिवाइड बाय कितना, x की पावर a, ये आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो नहीं सर, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हमारे पास नहीं है। यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, देखिए इस 1/x को अंदर ले जाइए, है ना, अगर मैं 1/x को अंदर ले जाता हूँ तो क्या बनेगा भाई, ये बनेगा e की पावर में, है ना, माइनस एक्स, राइट, ये माइनस एक्स होता है, तो माइनस ई की पावर में -1 माइनस आएगा x/2 आएगा और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 आएगा एंड सो ऑन, ठीक है, माइनस ई की पावर -1 आएगा डिवाइड बाय एक्स की पावर a आएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, इट्स अ गुड डील, कोई दिक्कत है नहीं। हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होगा, देखिए ई की पावर -1 जो है दोनों में से कॉमन ले लीजिए, ठीक, ई की पावर -1 दोनों में से कॉमन ले लीजिए। अभी आपने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, ई की पावर में बचेगा माइनस, है ना, x/2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 एंड सो ऑन, है ना, -1 और डिवाइड बाय एक्स की पावर a, ये आ गया। यहाँ तक आने के बाद अब मैं क्या सोच रहा हूँ, है ना, यहाँ तक आ गए। यहाँ तक आने के बाद हम ये सोच रहे हैं कि भाई इसमें एक काम करते हैं, देखिए एक्सटेंडिंग टू 0 तो है ही, तो मैं हायर पावर को नेगलेक्ट कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि एक्सटेंडिंग टू 0 है तो मैं हायर पावर को नेगलेक्ट कर सकता हूँ। तो हमने क्या किया, इतना पोर्शन रख लिया, तो ये ई की पावर -x हो गया बेसिकली। अगर आप आगे की पावर लेना भी चाहेंगे तो भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। कोई बच्चा बोले कि सर मैं इसके आगे की पावर लेता हूँ तो क्या होगा, बेटा कोई दिक्कत नहीं, उसको लेना चाहोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं आने वाला आंसर पे, राइट। तो ठीक है, अब मैं यहाँ पर ई की पावर -x का एक्सपेंशन लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, ई की पावर -x का एक्सपेंशन लगाऊंगा, क्या होगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड सो ऑन, है ना, ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, देखिए ई इनवर्स तो चल ही रहा था, बिल्कुल ठीक है, वो तो बाहर आई। अब मैं एक्सपेंशन लगा रहा हूँ, कौन सा एक्सपेंशन लगाऊंगा, ई की पावर -x का। ई की पावर -x का अगर मैं एक्सपेंशन लगाता हूँ तो क्या आएगा, 1, है ना, फिर ये पूरा एक्सप्रेशन माइनस में आएगा, है ना, ये पूरा एक्सप्रेशन माइनस में आएगा, x/2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 एंड सो ऑन जो भी है ना, ये पूरा माइनस में आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्या आएगा, इसका स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, इसका स्क्वायर आएगा बाई फैक्टोरियल 2, है ना, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अच्छा ये तो आ गया हमारे पास इसका एक्सपेंशन, है ना, ये आ गया मेरे पास, फिर ये आ गया, ऐसे चलता जाएगा, राइट, ओके, ये चलता जाएगा। और ये क्या लिखा हुआ बेटा, ये लिखा हुआ बाहर -1, ठीक। अच्छा डिवाइड बाय कितना लिखा हुआ, डिवाइड बाय लिखा हुआ एक्स की पावर a, तो 1 से 1 तो कैंसिल हो गया कैंसिल। अच्छा 1 से 1 कैंसिल होने के बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे में से, है ना, इस पूरे में से, ध्यान रखिएगा, पूरे में से, इस पूरे में से x कॉमन आ रहा है, यहाँ से x, सब में से x कॉमन आ जाएगा पक्का। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में आगे तक कहीं भी जाओगे सब में से x कॉमन आ रहा है, वो x कॉमन लेके बाहर ले लेना। क्या बोला मैंने, वो x कॉमन लेंगे, बाहर आएगा और अपॉन में चला जाएगा, ठीक। जो आप यहाँ से x कॉमन लेंगे वो बाहर आके अपॉन में चला जाएगा, बचेगा क्या भाई, हमारी ज़िंदगी में क्या बचेगा, -1/2 प्लस x/3 बचेगा, ठीक है ना, ये बचेगा, क्लियर, ऐसे चलता जाएगा, जो भी आपको लेना आगे के टर्म्स लेना चाहें तो। यहाँ से अपन ने क्या किया, कॉमन लिया था भाई, x कॉमन लिया था, ठीक है। अच्छा यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बाहर क्या बचेगा, x बचेगा, अंदर क्या बचेगा भाई, अंदर बचेगा 1/2 प्लस x/3 एंड सो ऑन का स्क्वायर बाय 2, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। श्योर, बिल्कुल ठीक है सर, क्लियर है। अब क्या होगा, देखिए आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो इसकी वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट आ जाए, आप चाहते हो इसकी वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट आ जाए। तो दिक्कत कहाँ पर है, दिक्कत यहाँ पर बेटा कि जब आप x की जगह 0 रखोगे तो ये टर्म 0 हो रही है, ये सारी टर्म 0 हो रही है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 हो रहा है, आगे वाला ये पूरा 0 हो रहा है, ठीक है। तो ऊपर वाली वैल्यू फाइनाइट आ रही है, तो ऊपर वाला तो कोई दिक्कत ही नहीं कर रहा, दिक्कत कर रहा है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन दिक्कत कर रहा है, क्योंकि अपॉन में और मैं एक्सटेंडिंग टू 0 है। तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, कौन कौन सी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, कि अगर a 1 से बड़ा होगा
तो जीरो की टेंडिंग टू जीरो है ना, कि पावर पॉजिटिव जीरो की तरफ अप्रोच करेगा और ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। अगर ये लेस देन 1 हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा भाई, जीरो प्लस है ना, ये सब जगह जीरो प्लस है, इसका मतलब ये जब टेंडिंग जीरो प्लस की तरफ जाएगा तो अगर ए 1 से बड़ा है, ए 1 से बड़ा है तो जीरो प्लस की पावर आपको दिख रहा है पॉजिटिव, तो जीरो आ जाएगा, तो ये इन्फिनिटी अप्रोच करेगा। अगर ए 1 से बड़ा लेते हैं तो इन्फिनिटी आएगा, जो हमें नहीं चाहिए। अगर ए लेस देन 1 लेते हैं तो ये 0 पॉइंट समथिंग की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी का अप्रोच करेगा, यानी जीरो का अप्रोच करेगा, वो मुझे नहीं चाहिए। तो केवल एक ही केस ऐसा है जिसमें मुझे इसकी वैल्यू फाइनाइट मिल सकती है, वो भी कब, जब ये चीज़ जीरो हो जाए, क्योंकि जैसे ही ये चीज़ जीरो होगी एक्स की पावर 0 1 हो जाएगा, ये खत्म, यानी प्रॉब्लम खत्म। प्रॉब्लम कौन दे रहा है भाई, मुझे प्रॉब्लम तो ये दे रहा है, तो ये चीज़ तो मुझे प्रॉब्लम दे रही है, प्रॉब्लम कौन दे रहा है, मुझे प्रॉब्लम ये एक्स दे रहा है। अगर मैं इस एक्स को ही गायब कर दूँ तो प्रॉब्लम खत्म, और इस एक्स को गायब करने का तरीका क्या है, a-1 को जीरो कर दो, ठीक है। तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या है मेरे पास, ओनली पॉसिबिलिटी मेरे पास है कि a-1 को जीरो कर दें, यानी a बराबर 1 कर दें। तो करेक्ट आंसर इज a = 1, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस अपन पहले भी देखे हुए हैं, ऐसा नहीं कि हमने ऐसे क्वेश्चंस नहीं किए हुए हैं। कोई इस पर एल हॉस्पिटल भी लगाना चाहे तो एल हॉस्पिटल लगा सकता है, जैसे मैंने लिखा उसके बाद एल हॉस्पिटल भी लगा सकता है।